जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के आरपीएफ के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, आज मैंने इतिहास से लिया है कुछ प्रश्न। इतिहास से किससे? इतिहास से लिया है। तो देखते हैं भैया, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न मित्रों कहता है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई? बच्चों, कहाँ पर? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। तो गौतम बुद्ध को भैया ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। और पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? पहला उपदेश जो दिया था बच्चों, वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो इस उपदेश देने वाली घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र। धर्म चक्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया बच्चों। इसको त पर आधार ला लगाकर लिख देते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया किसको? जो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई बच्चों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, ये सभी प्रश्न जो है रेलवे आरपीएफ के द्वारा पूछे गए हैं। कहता है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को और चरक को। भैया, तो किसको जाना जाता है? तो सुश्रुत जी को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। किसको? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जबकि चरक जो है भैया, आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। किससे? आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। तो आप ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि चरक ने चरक संहिता भी लिखी, जो कि आयुर्वेद से संबंधित है। लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि शल्य चिकित्सा पूछा जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? बुराई से बचाओ, निर्भीकता, ज्ञान उदय, उपदेश। तो भैया, अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? अभय मुद्रा का अर्थ हो जाता है बच्चों निर्भीकता। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न साथियों कहता है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है बच्चों? गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह। तो भैया, ये जो है प्रश्न नंबर 4 में कहता है विनय और सुत्त पिटक, ये भैया गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक जो है बच्चों, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किसका? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक हो जाएगा। त्रिपिटक याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? ये तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। स्तूप क्यों बनाए गए थे भैया? पवित्र स्मृति चित्र रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो भैया, जो स्तूप बनाए गए थे, ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों, अगला प्रश्न कहता है कि ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है बच्चों। कहता है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किससे दर्शाता है? तो मैंने पहले ही कहा बच्चा, जो प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था धर्म चक्र। धर्म चक्र प्रवर्तन मैंने पहले ही बतला दिया था ये बात। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र, यहाँ पर प्रवर्तन नहीं लिख के दिया, किसे दर्शाता है? तो ये बच्चों प्रथम उपदेश को दर्शाता है। किसको? प्रथम उपदेश को दर्शाता है, मैंने पहले ही बतला दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, ये कहता है बच्चों, कौन सा प्रश्न है? ये सही से सेट क्यों नहीं हो रहा है आज? देखिए, हाँ, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है, पद्ममणि पद्ममणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ से पाए गए? पद्ममणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ से पाए गए? उलेरा की गुफाओं से, बाघ की गुफाओं से, बादामी की गुफाओं से, अजंता की गुफाओं से। तो पद्ममणि बोधिसत्व के चित्र भैया पाए गए अजंता की गुफाओं से। कहाँ से? अजंता की गुफाओं में जो है भैया बोधिसत्व, पद्ममणि बोधिसत्व के चित्र पाए गए। अब ये अजंता की गुफाएं बच्चा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों कहता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? जो शाही प्रतीक है वो क्या है बच्चों? बाघ, हाथी, शेर, गोल्डन ईगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 नंबर का गोल्डन ईगल जो है उसका शाही प्रतीक हो जाएगा गोल्डन ईगल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 8 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं तो भैया देखिए, इस जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी संस्थापना किसने की या फिर स्थापना किसने की? दंती दुर्ग प्रथम ने। किसने? दंती दुर्ग। यह भी बात आपको याद रखना चाहिए, दंती दुर्ग प्रथम ने। दंती दुर्ग प्रथम ने। प्रथम ऐसे लिख देते हैं, रोमन गिनती में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दंती दुर्ग प्रथम ने भैया राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या कहता है? शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप लोग नजरअंदाज मत करना, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या? एपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न मित्रों ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कलानुक्रम है बच्चों? तो प्राग ऐतिहासिक काल का सही कलानुक्रम क्या है? भैया देखिए, हम बता रहे हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के पहले पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था, फिर नवपाषाण काल, यानी कि ऑप्शन ए जो है एकदम सही बात को दर्शा रहा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी ये सब गलत बात को दर्शा रहे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल, शेर, लोमड़ी, हिरन। तो भैया हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल जो पशु है इसका जो है इसको अक्सर देखा जाया करता था। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। और भैया जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार था वो कैसे हुआ करती थी? वो त्रिभुजाकार हुआ करती थी, और वर्गाकार हुआ करती थी, और गोलाकार और आयताकार हुआ करती थी। आयताकार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या कहता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आरपीएफ द्वारा पूछे गए हैं। आरपीएफ द्वारा पूछे गए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसका पूरा नाम होता है। तो देखिए क्या कहता है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बच्चों कहा जाता है समुद्रगुप्त जी को। किसको? समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। ये जो थे बच्चों गुप्त वंश के, गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे कौन? समुद्रगुप्त, और शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? आपको यही तो बतलाना है, आपको बतलाना। तो इस पल्लव राजवंश का संस्थापक जो है बच्चा सिंह विष्णु था। कौन? सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु जो है पल्लव राजवंश का संस्थापक था। यह दक्षिण भारत का महान राजवंश था। कौन? पल्लव। तो इसके देखिए बच्चों स्थापना तो सिंह विष्णु ने की थी। इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? इसकी राजधानी बच्चों क्या थी? राजधानी जो हो जाती है इसकी दक्षिण भारत की ओर थी कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए हो गया उसका सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है भैया जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जो कि 5 मंदिरों का समूह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 दोस्तों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित बच्चों अभिधम्म पिटक संबंधित है। कौन? अभिधम्म पिटक, जो कि त्रिपिटक ग्रंथ का एक हिस्सा है अभिधम्म पिटक। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध के सिद्धांतों से अभिधम्म पिटक संबंधित है, जो कि बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है
त्रिपिटक का एक हिस्सा बच्चों अभिधम पिटक भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल बताएं। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता में भैया सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसीलिए कब खोदा गया? 1921 में भैया। 1921 में किसने खोदा? दयाराम साहनी जी ने। किसने? दयाराम साहनी जी ने इसको खोजा था। किसको? हड़प्पा को। और मोहनजोदड़ो की खोज भैया 1922 में, एक वर्ष बाद को हुई थी, 1922 ईस्वी में। 1900 और इसकी खोज रखनलाल दास बनर्जी ने कही थी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बच्चों मृतकों का टीला होता है। किसका? मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला। तो इसका सही जवाब हड़प्पा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिसके दयाराम साहनी ने खुदवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 17 बच्चों, ये सभी प्रश्न आरपीएफ द्वारा पूछे गए हैं। बढ़िया प्रश्न है बच्चे, आरपीएफ द्वारा पूछे गए। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? पांड्य, चोल, पल्लव, चालुक्य। तो ये 17 नंबर प्रश्न का सही वो क्या हो जाएगा? ये चोल राजवंश से संबंधित है। किससे? चोल राजवंश से। चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। कौन? विजयालय चोल। तो विजयालय आपको ऐसे लिखना है, विजयालय चोल जो है इसके संस्थापक थे बच्चों। किसके? चोल राजवंश के, जो कि इससे संबंधित उत्तरामेर शिलालेख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न नंबर 18 मित्रों, ये आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 18 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, धौलागिरी से, कोट दीजी से और लोथल से। तो भैया जलाशयों के साक्ष्य जो मिले हैं धौलागिरी से मिले हैं। कहां से? धौलागिरी से मिले हैं जलाशयों के साक्ष्य। और जबकि कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला है? जुते हुए खेतों का साक्ष्य बच्चों मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से मिला। और कोट दीजी से क्या मिला है? कोट दीजी से कांसे की कुल्हाड़ी। कांसे की कुल्हाड़ी जो कि चपटे फलक वाली होती थी, कांसे की कुल्हाड़ी मिली है भैया। कांसे की कुल्हाड़ी जो कि चपटे फलक वाली हुआ करती थी बच्चों, चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी हो गया। इससे इससे हो गया कुल्हाड़ी। और लोथल से क्या मिला है बच्चों? लोथल लोथल से क्या मिला है? इसके समाधियों का भैया जो है साक्ष्य मिले। कहां से? लोथल से समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधियों के भी इसी से मिले हैं, समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। अब ये हैं कहाँ कहाँ, आपको ये याद रखना होगा। धौलागिरी बच्चों गुजरात में है। कहाँ पर? धौलागिरी जो है गुजरात में है। और कौन गुजरात में है? ये दोनों इधर धौलागिरी और लोथल, ये दोनों गुजरात में हो जाएंगे। और कालीबंगा बच्चे कहाँ है? कालीबंगा ये राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और ये जो भैया कोट दीजी है ये पाकिस्तान में चला गया। कहाँ पर? पाकिस्तान में चला गया है। ये अब पाकिस्तान में वर्तमान में कोट दीजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला होता है? तो इसका अर्थ तो होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, वो किस भाषा में होता है आपको यही बतलाना है। ये सिंध प्रदेश की भाषा सिंधी में होता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है या फिर मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? कहता प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता? तो देखिए प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत है 16 महाजनपद में बटा हुआ था। तो अवध भैया उसी में से एक था। उसका नाम भैया उस समय कोसल था। क्या? कोसल के नाम से जाना जाता था। 16 महाजनपद में कोसल या फिर कौशल। तो देखिए इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तब 16 महाजनपद के समय इसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती हुआ करती थी 16 महाजनपद के समय इसकी राजधानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 बच्चों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य का संस्थापक
गोपाल था। कौन से साम्राज्य का संस्थापक? पाल वंश का संस्थापक बताना है, जो कि गोपाल हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बतला दिया। तो भैया देखिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों कहता है कि निम्नलिखित में से वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो 4 वेद हैं, चारों वेद लिखे हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 चारों ये वेद लिखे हुए हैं, यही 4 वेद हैं बच्चों, और पांचवा कोई नहीं है। इसमें से बच्चों जो अथर्ववेद है इसे ब्रह्मवेद कहा जाता था। किसे? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता था। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है बच्चों। चारों में से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, या प्राचीनतम कह सकते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद आ जाएगा, और ब्रह्मवेद बच्चों कहा जाता है अथर्ववेद को। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भैया कहता है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? तो इसके तीनों के रचयिता बच्चों हर्षवर्धन जी हो जाएंगे, राजा हर्ष जी हो जाएंगे, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। बच्चों क्या? कन्नौज हुआ करती थी, जिसको कन्नौज को प्राचीन नाम कान्यकुब्ज भी है, कान्यकुब्ज भी है इसका नाम। इसे वर्तमान में इत्र नगरी कहा जाता है बच्चों। क्या? वर्तमान में इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, या फिर खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। किसे? कन्नौज को, जो प्राचीन काल में हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कहता है? तंजावुर तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? चेर, पांड, चोल, पल्लव। तो ये बच्चों पल्लव वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका निर्माण बच्चों चोल राजा, किसका निर्माण? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राजा राज ने करवाया था। कौन? राजा राज चोल ने। राजा राज चोल ने जो भैया इसका वो करवाया था। अब भैया जो है ये मंदिर जो है किसको समर्पित है? ये मंदिर जो है बच्चों शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। और किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है बच्चों द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सा ये मंदिर जो है? बृहदेश्वर मंदिर, ये राजा राज चोल ने बनवाया, जो कि चोल वंश के शासक थे। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं साथियों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों? कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार बच्चों थे वो स्वामी महावीर जी थे। महावीर स्वामी जी थे, आखिरी तीर्थकार थे बच्चों। और इनको बच्चा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? महावीर स्वामी को, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का। और बच्चों पहले जो हो जाएंगे, पहले तीर्थंकर जो थे, तीर्थंकर पहले यात्री जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। और बच्चों ये अनंतनाथ जी जो ये 14वें थे, ये 14वें थे, 14वें तीर्थंकर। और ये पार्श्वनाथ जी थे, ये 23वें थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। तो आज के कुछ इतिहास के प्रश्न थे बच्चों, जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब निरंतर क्लास चलती रहेंगी आरपीएफ से संबंधित। अभी मैं साइंस वाइंस की सबकी क्लास आपको डेली कर दूंगा, डेली डालूंगा क्लास। इतिहास पूरा, आरपीएफ, रीजनिंग, मैथ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी क्लास डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा और किस क्लास की और आपको कैसी वीडियो चाहिए। तो धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।